तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज के सेशन में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाया जाता है उस डेली टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करने वाले हैं और आज हम टेस्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। और ये आप जानते हैं कि जो डेली टेस्ट सीरीज है ये पेड रहता है, इसको 149 रुपये में खरीदा जाता है इस बैच को, लेकिन हम यहाँ पर आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं और रोज आपको हम डिस्कशन करवा रहे हैं हर सेट का। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सेट कंटिन्यू रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर वीडियो पर आप सब्सक्राइबर अगर बढ़ाते हैं तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और पूरे साल हम बैच को परचेस करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए हम देखते हैं टेस्ट नंबर 2 को। तो आइए दोस्तों देखते हैं टेस्ट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर पहला से। तो क्वेश्चन नंबर पहला में यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। यानी जब राज्यसभा में सभापति और उपसभापति का पद खाली हो जाता है उस समय राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपसभापतियों के पैनल के सदस्यों में से कोई एक सदस्य अध्यक्षता करता है। उपसभापतियों के जो पैनल बनता है उन पैनल के सदस्यों में से कोई एक सदस्य जो है अध्यक्षता करता है राज्यसभा की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन की सुरक्षा का अधिकार। जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो है ये आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। और जीवन की सुरक्षा का अधिकार का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में आप जानते होंगे कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है, जिसके अंतर्गत जीवन की सुरक्षा का अधिकार आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम पारित किया गया था किस वर्ष। भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम कब पारित किया गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1947 में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 1961 में क्या पारित किया गया था। तो 1961 में दहेज निषेध अधिनियम, यानी दहेज नहीं लेना है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित किया गया था। 1955 में क्या हुआ था। तो 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम, ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। 2005 में क्या हुआ था। तो 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम पारित किया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है। विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आपका हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर स्थित है उड़ीसा राज्य में। आप सभी को पता होगा कि उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध है महानदी पर, और वही जो है विश्व में सबसे लंबा बांध है, ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग आपका 25.8 किलोमीटर है। कहीं कहीं आपको 26 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट उसकी जो लंबाई है हीराकुंड बांध की वह है 25.8 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और ये जो महानदी है दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ के सिन्हावा श्रेणी से निकलती है। छत्तीसगढ़ के सिन्हावा श्रेणी से महानदी निकलती है और यह महानदी उड़ीसा होते हुए बहती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, और उसी महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमदान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। कौन सा, यानी इन चारों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमदान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। ये जो है ये सिद्धांत नहीं है। दया के लिए जो याचिकाकर्ता है, यानी जिसको सजा मिला है, वह राष्ट्रपति के समक्ष डायरेक्ट रूप से मौखिक सुनवाई नहीं कर सकता है, मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है, बल्कि अगर सजा माफ़ करवाना है राष्ट्रपति से तो उसको आवेदन लिखना होगा, ठीक है। डायरेक्ट जैसे मौखिक जाकर नहीं बोल सकता है कि हाँ हमारा सजा को माफ़ कर दीजिए या कम कर दीजिए, उसको एक आवेदन लिखना होता है। और यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में कि मौखिक सुनवाई का अधिकार है, जो कि गलत है और हमें गलत ही चुनना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, मैडम कामा, इनका पूरा नाम है मैडम भीकाजी कामा, उन्होंने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पर फहराया था। क्वेश्चन ये है कि मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पर फहराया था। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन में दिया है पेरिस, लंदन, स्टुटगार्ट, ब्रुसेल्स। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्टुटगार्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1907 ईस्वी में मैडम भीकाजी कामा ने स्टुटगार्ट में प्रथम तिरंगा ध्वज को फहराया था। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, किसी वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है।
मतलब किस वर्ष तक के लिए, यानी वह वर्ष बताना है कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के जो निर्वाचन क्षेत्रों के जो परिसीमन की प्रक्रिया है उसको स्थगित कर दिया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2026 वर्ष तक के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। और ये किसके तहत किया गया है? तो 84वां संविधान संशोधन 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत ये किया गया है 2026 तक। ठीक है, नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन, बिहार में उर्वरक औद्योगिक इकाई कहाँ स्थित है? बिहार में उर्वरक औद्योगिक इकाई कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बरौनी में, और बरौनी पड़ता है आपके बेगूसराय जिला में। ठीक है, नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, वह संविधान का हिस्सा नहीं है? तो आइए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन का कि बेरुवाड़ीवाद, केशवानंद भारतीवाद, SR बुम्मईवाद, मिनर्वा मिलवाद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, बेरुवाड़ी 1960 में हुआ था। बेरुवाड़ी यूनियनवाद जो है ना, बेरुवाड़ी यूनियन जो वाद है यह 1960 में हुआ था, और इसी वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। और गोलकनाथवाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है? तो गोलकनाथ बना पंजाब राजवाद में, जो कि 1967 में हुआ था, और उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है आत्मा है संविधान का। ठीक है, और जो केशवानंद भारतीवाद है दोस्तों, यह 1973 में हुआ था, और इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही रूप में सम्मिलित है? निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही रूप से सम्मिलित है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है दीवान ए बंदगान, फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए मुस्तखराज, बलबंद, दीवान ए कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक। तो हमें बताना है कौन सा सही रूप से सम्मिलित है। तो हम आपको बता दें, इसमें जो सम्मिलित है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि दीवान ए बंदगान है। ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ये मतलब बना था दीवान ए बंदगान, और इसके तहत दासों का यानी नौकरों का देख रेख किया जाता था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो दीवान ए मुस्तखराज है ना दोस्तों, यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। दीवान ए मुस्तखराज ये अलाउद्दीन खिलजी के, न कि बलबन, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और जो दीवान ए कोही है ये मोहम्मद बिन तुगलक में बना था, तो ये भी आपका गलती हो जाएगा। और जो दीवान ए अर्ज है ये बलबन के शासनकाल के अंतर्गत बना था। ठीक है, ये जो विभाग था दीवान ए अर्ज, तो दीवान ए अर्ज जो विभाग है वह बलबन के शासनकाल के अंतर्गत बना था, और जो दीवान ए कोही है वह बना था आपके मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और जो दीवान ए मुस्तखराज है ये बना था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के अंतर्गत। ठीक है, और जो दीवान ए मुस्तखराज है ना दोस्तों, यह वित्त विभाग हुआ करता था। ठीक है, दीवान ए मुस्तखराज ये वित्त विभाग हुआ करता था। और जो दीवान ए कोही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दीवान ए कोही, यह कृषि विभाग हुआ करता था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बना था ये विभाग। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, दीवान ए बंदगान जो है, दीवान ए बंदगान विभाग का जो मतलब बनाया गया था वह फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बनाया गया था दासों का देख रेख करने के लिए। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, द सिटी ऑफ जॉय किसे कहते हैं? द सिटी ऑफ जॉय किसे कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता को कहते हैं। ठीक है, और बेंगलुरु को क्या कहते हैं? तो बेंगलुरु को कहते हैं सिलिकॉन वैली। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर या सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। या ये भी आपसे पूछ सकता है कि सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। और नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र थल गुरुजल संयंत्र किस राज्य में स्थित है? थल गुरुजल संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में है थल गुरुजल संयंत्र। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? जो डोडा बेटा पर्वत चोटी है वह किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा।
नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई बांध रिहंद नदी, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, ये गलत है, क्योंकि जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है वह रिहंद नदी पर नहीं बल्कि बेतवा नदी पर बनाया गया है। याद रखिएगा, बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मी बांध बना है। और यहाँ पर दिया है रिहंद बांध जो कि बेतवा नदी, तो ये आपका गलत है, क्योंकि जो रिहंद बांध है ये रिहंद नदी पर बना हुआ है। और सी नंबर में दिया है माता टीला बांध बेतवा नदी, तो ये आपका सही है, क्योंकि जो माता टीला बांध है ये बेतवा नदी पर ही स्थित है। और यहाँ पर दिया है राजघाट बांध यमुना नदी, तो राजघाट जो बांध है दोस्तों ये यमुना नदी पर नहीं बल्कि बेतवा नदी पर बना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित है, तो सुमेलित है आपका केवल सी, तो आपका केवल सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का बजट पेश किया जाता है किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र का बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर महासचिव के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश उसके लेखक कौन थे यहाँ पर बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती थे सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, कामागाटा मारू क्या था, कामागाटा मारू क्या था। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा एक जहाज था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता क्रमशः किन देशों से अंगीकार किए गए हैं। भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता क्रमशः किन देशों से अंगीकार किए गए हैं, यानी किस देश से लिए गए हैं। ठीक है, क्या क्या, संसदीय लोकतंत्र और न्यायिक सर्वोच्चता। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन एवं यूएस से, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय लोकतंत्र और न्यायिक सर्वोच्चता लिया गया है यूएस से। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, मलेशिया की किंटा घाटी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मलेशिया की किंटा घाटी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। कोई चंद्रमा नहीं है कहने का अर्थ है कि कोई मतलब कोई इसका उपग्रह नहीं है, किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। जो शुक्र ग्रह है ये जो है इसको भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहा जाता है, और इसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। तो पृथ्वी की बहन जो है, तो पृथ्वी का तो उपग्रह है चंद्रमा, लेकिन शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है, यानी कोई भी ग्रह उपग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 8 ऐसे जिले हैं जो कि हम आपको नाम लेने जा रहे हैं, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर वेस्ट चंपारण, छपरा, गोपालगंज, भोजपुर जो कि आरा का क्षेत्र है, बक्सर, भभुआ और आपका जो कि कैमूर है, और सिवान और रोहतास, ये जो है 8 जिला ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते। ठीक है, नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में कैसी व्यवस्था है। एक दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है, या बहुदलीय व्यवस्था है, या निरंकुश सरकार है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अब यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्न में से किस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं, यानी हल से जूते हुए खेतों का निशान मिले हैं किस सिंधु सभ्यता घाटी से संबंधित नगर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा में, कालीबंगा से जूते हुए खेत का निशान मिला है, और ये जो कालीबंगा है ये राजस्थान में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल कालीन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित मुगल कालीन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर दिया है पिटरा डिउरा, यहाँ पर पिटरा डिउरा शैली का नाम दिया गया है, और यहाँ पर दिया है कि पिटरा डिउरा शैली संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने का तकनीक है। ठीक है, बी में दिया है कि जब्त
राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था है दीवान ए आम और दीवान ए खास, जो कि 40 खंभों का सभा भवन है, यहाँ पर दिया गया है। तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो आपको हम बता दें वह यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है कि बांग्ला गुंबद मस्जिद निर्माण का कला, ये गलत है आपका। ठीक है, ये सुमिलित नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर दिया गया है पिटरा ड्यूरा शैली संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने का तकनीक, तो ये आपका सही है। ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जब्त, और ये जो जब्त है ये राजस्व प्राप्त करने की एक व्यवस्था थी। और जो दीवान ए आम या दीवान ए खास है ये 40 खंभों का सभा भवन था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। तो चलिए अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना जो है ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसका निर्माण 1948 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण 1948 में हुआ था दामोदर नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया था, यानी सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित किया था 1905 में, और बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल से मतलब शुरू हुआ। जो स्वदेशी आंदोलन है दोस्तों, यह 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंरों की घाटी के नाम से जाना जाता है। 10,000 धुआंरों के घाटी के नाम से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र जाना जाता है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो, कटमई, एटना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कटमई। जो कटमई है ये ज्वालामुखी क्षेत्र, कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र जो है ये 10,000 धुआंरों का घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन। बिहार के किन जिलों में आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है। आर्कियन क्रम की जो चट्टान है वह बिहार के किस जिलों में पाई जाती है। तो यहाँ पर दिया गया है गया, मुंगेर, शेखपुरा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी इन सभी जिलों में, गया में भी, मुंगेर में भी, शेखपुरा में भी, इन तीनों जिलों में आर्कियन क्रम का चट्टान पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हेनरी। ठीक है, एच ड्यूरेंट है ना यहाँ पर, तो इसका पूरा नाम है हेनरी ड्यूरेंट। एच ड्यूरेंट का ही पूरा नाम है हेनरी ड्यूरेंट, और इन्होंने ही रेड क्रॉस की स्थापना किया था। और इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूरेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन चार राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। असम में मेरा मित्र, असम में जैसे हमने याद रखा है इसको, तो आप भी याद रखिएगा असम में मेरा मित्र है। तो है आपको साइलेंट कर देना है, असम में मेरा मित्र, यानी ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं 20 में सही उत्तर हो जाएगा असम। देख सकते हैं असम में मेरा मित्र। तो यहाँ पर मेरा तो हो गया, असम हो गया ना, मेरा तो मे से मेघालय हो जाएगा, मेरा मित्र तो मी से हो जाएगा आपका मिजोरम, और त्रिपुरा, मित्र यानी त्रिपुरा, यानी तरह से त्रिपुरा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं ये 6ठी अनुसूची के तहत अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, ये है, आपको हम बता दें,
ये नारकोंडम सॉरी बैरन है, ठीक है, बैरन द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप के पूर्व में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है बैरन द्वीप, और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और जो नारकोंडम द्वीप है दोस्तों, ये जो नारकोंडम ज्वालामुखी है, ये आपको बता दें ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। और जो न्यूमुर द्वीप है, ये न्यूमुर द्वीप ये बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है, और ये भारत और बांग्लादेश के जो है इसको विवाद रहता है। इस द्वीप को लेकर, जो न्यूमुर द्वीप है, इस द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद रहता है, ठीक है। और जो कन्ना नोरे है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में कन्ना नोरे द्वीप, ये कन्ना नोरे द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है। और कन्ना मोरे जो द्वीप है दोस्तों, यह 11 डिग्री चैनल को अमीनी द्वीप से अलग करता है। याद रखिएगा, अमीनी द्वीप से अलग करता है कन्ना मोरे द्वीप। किसको? 11 डिग्री चैनल को अमीनी द्वीप से अलग करता है कन्ना मोरे द्वीप। नेक्स्ट है आपका, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए बैरन द्वीप। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, डकार किसकी राजधानी है? तो डकार है सेनेगल की राजधानी, ठीक है, सेनेगल की राजधानी डकार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं किस सागर में? ठीक है, कह रहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है, यानी शीतकालीन यानी ठंडा के मौसम में जो वर्षा होती है, उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप मतलब जो है वह किस सागर में उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दोहरे रूप में भू आबद्ध है? ठीक है, क्वेश्चन आप समझिएगा, दोहरे रूप में भू आबद्ध है। दोहरे रूप में भू आबद्ध कहने का मतलब कि एक ऐसा देश जो चारों तरफ से स्थल रुद्ध हो, यानी चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। और जो देश जो मतलब देखिए आपको हम समझा रहे हैं यहाँ पर, आप हमारी बातें को समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई देश है, ये चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, तो ये कहाएगा ठीक है कि भू आबद्ध है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि दोहरे रूप से भू आबद्ध है, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो देश इसको घेरा है उसको भी चारों तरफ से स्थल रुद्ध यानी भू आबद्ध होना चाहिए, चारों तरफ से स्थल से घिरा होना चाहिए, तब जाकर ये वाला जो सबसे जो बीचा में है, जो सबसे पहला वाला है, तब जाकर ये दोहरे रूप से भू आबद्ध कहाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोहरे रूप में भू आबद्ध कौन सा है? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी उज्बेकिस्तान। जब आप वर्ल्ड मैप देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि उज्बेकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो दोहरे रूप से भू आबद्ध है। ठीक है, यानी एक देश उसको घिरा है और जो देश इसको घिरा है वो भी देश जो है दूसरे देश से घिरा हुआ है, न कि समुद्र से। नेक्स्ट आपका 36 नंबर क्वेश्चन, श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर श्रीशैलम परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, गद्दर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? गद्दर पार्टी जिसकी स्थापना लाला हरदयाल ने किया था 1913 में, आप सभी को पता होगा कि 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना किया था। तो वही पूछ रहा है कि गदर पार्टी का पुराना नाम क्या है, पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट जो है ये गदर पार्टी का पुराना नाम था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के अधीन रखा है। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर, इल्बर्ट विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इल्बर्ट विधेयक के बारे में यानी इल्बर्ट बिल के बारे में कौन सा यहाँ पर कथन सही है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसमें प्रस्तावित था कि आपराधिक मामलों में भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपियों पर न्याय विचार करेंगे। जो इल्बर्ट विधेयक जो आया था उसमें यह प्रस्तावित था कि आपराधिक मामलों में भारतीय मजिस्ट्रेट जो है यूरोपियों पर न्याय विचार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1872 में। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, और आप सभी को बता दें कि इस नेटिव मैरिज एक्ट का विरोध केशव चंद्र सेन ने किया था, और इस समय
14 साल लड़कियों का उम्र विवाह के लिए, 14 साल लड़कियों का उम्र और 18 साल लड़कों का उम्र रखा गया था शादी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? कलहन का जो रचना है राजतरंगिणी, उसमें कुल कितने तरंग है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 तरंग है। ठीक है, 8 कुल तरंग है, लूसेंट में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच डैश स्थित है, यानी नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी, पालघाट दर्रा स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में पालघाट दर्रा स्थित है। नेक्स्ट आपका 45 नंबर क्वेश्चन, आइए 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 45 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? और यहाँ पर दिया गया है स्थानांतरित कृषि और देश, यानी कौन सा स्थानांतरित कृषि किस देश में है? ठीक है, यानी स्थानांतरित कृषि यहाँ पर नाम है स्थानांतरित कृषि का। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन ये हमारे समझ से कि यहाँ पर स्थानांतरित कृषि माने किस देश में, माने इन चारों देशों में से कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है? तो यहाँ पर दिया गया है रोका, यानी ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को रोका के नाम से जाना जाता है। तो ये सुमिलित है कि नहीं? तो ये जो है आपका सुमिलित है, क्योंकि ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को रोका भी कहा जाता है, और इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को लदांग कहा जाता है, और मैक्सिको में जो है दोस्तों, मैक्सिको में आप सभी को हम बता देंगे कि मैक्सिको में ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये जो है ना आपका ये रे जो है रे हो, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। जो रोका है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आपका सुमिलित नहीं है, वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि जो रे स्थानांतरित कृषि है ये जापान में नहीं बल्कि वियतनाम में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि कौन सा सुमिलित नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कौन सा कथन गलत है, हमें ये बताना है कौन सा कथन गलत है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आपका सही देखिए, आइए देखते हैं कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ, तो ये आपका सही है। बी में दिया है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल मिलों में 3 माह से अधिक समय तक हड़ताल रही, तो ये भी आपका सही है। सी में दिया गया है मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, तो ये आपका गलत है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इसमें भाग नहीं लिया था बल्कि विरोध किया था, इसका विरोध किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है इसमें कथन सही नहीं है, अर्थात यही आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा 1998 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन, किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है उसके कारण जो है दिन और रात होते हैं। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है, यह कथन निम्नलिखित में से किनके द्वारा कहा गया है? क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहे हैं हम, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये कहा गया है मैकाले के द्वारा। ठीक है, यानी थॉमस बेबिंगटन मैकाले के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुआ है 1936 में
स्वामी सहजानंद के द्वारा, जो कि लखनऊ में हुआ है। ये अखिल भारतीय संविधान सभा की स्थापना, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी।